राधे राधे बच्चों। तो पिछली क्लास में अपन ने अध्याय नंबर जो 12 चल रहा था अपने आयतन पृष्ठ क्षेत्रफल वाला, वो उसको समाप्त कर चुके हैं। आज अपन एक नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। कौन सा? अध्याय 13। ठीक है ना। और ये जो अध्याय 13 है, ये अध्याय जो है कक्षा 10 में नंबरों के हिसाब से सबसे बड़ा अध्याय है। ये आना ही चाहिए, प्रत्येक बच्चे को इसके सवाल आने ही चाहिए। ठीक है ना। तो अपन आज इसको प्रारंभ करेंगे। सांख्यिकी क्या है? और हाँ, जिन्होंने पुरानी क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लें। हाँ, इधर सुनो। सांख्यिकी क्या है? वैसे इस किताब की अगर आप लाइन देखोगे ना, तो पहली लाइन में है कि कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हो ये वो। तो कक्षा 9 का कुछ तो याद है नहीं आपको, तो भी फिर भी सांख्यिकी क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या है? अरे कुछ नहीं, जो भी आंकड़े हैं। अब आंकड़े क्या, जैसे मैंने इधर सुनो, सांख्यिकी क्या है, नॉर्मल छोटी सी अपने हिसाब से देखें तो जैसे मैंने तुम्हारी क्लास में टेस्ट लिया 10 नंबर का, 10 नंबर का टेस्ट लिया, उसमें किसी के 9 नंबर आए, किसी के 10 नंबर आए, 5-6 बच्चों के 9 नंबर आए, 5-6 बच्चों के 10 नंबर आए, 2-3 बच्चों के 5 ही नंबर आए, कुछ ऐसे भी है। तो इन चीजों का, ये जो मैंने तुम्हारे कार्य करवाया, इसका जो परिणाम है, ये जो घटना हुई, इसके जो प्रत्यक्ष परिणामी आंकड़े हैं, इनको एकत्रित कर इनका अध्ययन करना ही, इनका विश्लेषण करना ही, इनकी प्रस्तुति करना है। जैसे आप कहीं पे सारणी में ड्रॉ कर रहे हो इनको, आप किसी से इस चीज को डिस्कस कर रहे हो कि 5 बच्चों के 10 नंबर आए, 3 बच्चों के 9 नंबर आए, इस प्रकार का जो डिस्कस, यही क्या है? स्टैटिस्टिक्स है। इनका विश्लेषण करना, इनकी प्रस्तुति करना, इनके बारे में, इन आंकड़ों के बारे में आप जो भी कुछ करोगे, वही क्या है? सांख्यिकी। और वो अपन इसी अध्याय में, इस अध्याय में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब जो आंकड़े हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होते हैं प्रत्यक्ष आंकड़े, एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है। तो पहला टॉपिक डालो, प्रत्यक्ष आंकड़े। अब प्रत्यक्ष आंकड़े क्या होते हैं? सॉरी, प्रत्यक्ष आंकड़े क्या मतलब? प्राथमिक आंकड़े में डालो, जो प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किए जाते हैं। टॉपिक का नाम रहेगा आपके प्राथमिक आंकड़े। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ना इसको। प्राथमिक आंकड़े लिखना, प्रत्यक्ष रूप से, मैं लिखवाता चलूंगा और साथ के साथ समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है। प्राथमिक आंकड़े में लिखना, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आंकड़े, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आंकड़े, प्राप्त आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। मैंने कहा ना कि आंकड़ों का विश्लेषण करना, प्रस्तुति करना, ये सभी क्या है? सांख्यिकी। अभी आंकड़े कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन से आंकड़े? प्राथमिक, वो लिख लिया, यानी प्रत्यक्ष रूप से। अब ये प्रत्यक्ष रूप से क्या हुआ मतलब? ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष रूप का मतलब कौन से हो गए? प्राथमिक आंकड़े वो आंकड़े जो मतलब आपने खुद ने रिसर्च किए हैं, कि आप खुद हो, जैसे कि आप में से कोई भी एक लड़का, आपने आपके घर में देख लो, आपके घर में आप पिछले 7 दिन का आप डाटा देखना चाहते हो, आप सोचना चाहते हो कि आपने पिछले 7 दिन में आपने घर पे कितना खर्च किया, इसी का विश्लेषण कर रहे हो आप। या फिर आप यूं करो कि आप पिछले 7 दिन में आपने कितने घंटे, सोमवार के दिन 3 घंटे पढ़े, बुधवार के दिन मंगलवार के दिन क्या नाम है 4 घंटे पढ़े, इसी चीज का विश्लेषण कर रहे हो। आप खुद आंकड़े प्राप्त कर रहे हो कहीं से भी। आप या फिर गांव में गए, किसी प्रकार की वहां जनसंख्या संबंधी किसी प्रकार की नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, आप खुद आंकड़े प्राप्त कर रहे हो, तो वो कौन से आंकड़े हो जाएंगे? प्रत्यक्ष आंकड़े। ठीक है। वो कौन से आंकड़े? प्रत्यक्ष, यानी आपने सीधे तौर पे आपने ही वो एकत्रित किए हैं। यानी मैं तुमसे क्लास में एक टेस्ट करवाऊं, मैं तुमसे रिसोर्सेज करूं कि किसने कितने नंबर प्राप्त किए, ये जो मेरे पास आंकड़े आ रहे हैं, ये कौन से आंकड़े मेरे लिए? प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। परंतु इधर सुनो, अब मैं ये आंकड़े, मैंने तुम्हारे 10 नंबर का टेस्ट लिया और उसमें से भाई 5 बच्चों के तो 20 नंबर आए, जैसे 30 नंबर का टेस्ट है, और 3 बच्चों के 25 नंबर आए, इस प्रकार का एक सारणी बना के मैं एक ड्रॉ कर दूं, फिर बाद में रखूं। अब उस सारणी को कोई दूसरा व्यक्ति उस पर एनालिसिस करे, उस पर देखे कि कितने बच्चों को क्या है, वो बाद में दूसरा कोई व्यक्ति, तो फिर वो कौन से आंकड़े हो जाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े यानी उस दूसरे के लिए
वो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे। यानी उसने उसके पास कोई अप्रत्यक्ष रूप, मतलब उसके पास प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, वो किसी ने बस उसने उसके सामने आए कि ये आंकड़े अभी किसी क्लास के हैं, कहीं पे हैं, तो उसके लिए वो कौन से हो गए, द्वितीयक आंकड़े। जिसने प्राप्त किए उसके लिए तो वो प्राथमिक ही है वो भी। ठीक है, तो लिखना अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एकत्रित आंकड़े, एकत्रित आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। कौन से आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। आ जाइए बात समझ में। अब इस स्टैटिक्स में आगे कुछ एक शब्द आएंगे, प्रेक्षण आएंगे, प्रेक्षण शब्द आएगा, बारंबारता शब्द आएगा, बारंबारता बंटन आएगा, सतत, असतत, अवर्गीकृत आंकड़े। तो इनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन के साथ साथ अपन क्या करेंगे, सवालों को आगे, मतलब ये जैसे कोई क्वेश्चन आया तो उसमें वो सवालों, क्वेश्चन से सवालों को समझते चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लिखो, किसी कक्षा में, लिखना किसी कक्षा में, क्वेश्चन करके लिख लेना एक किसी कक्षा में 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। ठीक है, 40, 45, 43, 40, कितने हो गए, 4 और ये 41। ठीक है ना, ये लिखो। इसमें लिखना प्रेक्षणों को xi द्वारा दर्शाते हैं। यानी देखो ये क्वेश्चन है तो इसमें xi द्वारा किसको दर्शाएंगे, प्रेक्षणों को। दैट मीन्स जैसे ये क्वेश्चन है तो अपन इसको कैसे, xi बराबर, यानी ये प्रेक्षण है, कौन कौन से, 40 है, 45 है, 43 है, 40 है, 41 है। तो ये प्रेक्षणों को दर्शाने का तरीका, यानी xi से किसको दर्शाएंगे अपन, प्रेक्षणों। आ जाइए बात समझ में, ये उतारते हुए चलो ना साथ के साथ। फिर इसके बाद शब्द आएगा बारंबारता। बारंबारता, इसमें मैं लिखवाऊंगा कुछ लाइन। यहाँ तक उतार लिया क्या, यहाँ तक उतार लिया सबने। ये xi बराबर 40, 45, 43, 40, 41, यहाँ तो बात समझ में भी आ गई होगी, आ रही है ना अभी तक। तो कि कोई भी आंकड़े होंगे तो उनको दर्शाने के जो प्रेक्षण है, वो प्रेक्षणीय आंकड़े हैं, उनको किस प्रकार दर्शाया जाएगा, xi द्वारा। ठीक है, अब बारंबारता में से यहाँ पे कोष्टक में लिख सकते हो f, ठीक है ना, fi द्वारा इसको बारंबारता किससे दर्शाते हैं, f से। ठीक है, तो बारंबारता में लिखना कोई प्रेक्षण, बारंबारता में आगे लिखना कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है कोई प्रेक्षण जितनी बार आता है वह उस प्रेक्षण की बारंबारता होती है। वह उस प्रेक्षण की क्या होती है, बारंबारता होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए बारंबारता क्या हो गई रे, कौन सा प्रेक्षण है जो अधिक बार आ रहा है, 40। तो यूं लिख लो, बारंबारता बराबर
कितना आंसर है इसका? 40। ठीक है, इसको भी लिख लो। फिर अब ये तो सेकंड था, थर्ड नंबर करके टॉपिक डालो, बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन क्या होता है? देखो इधर सुनो, ये सारी चीजें अगर किताब में देखे तो ये चीज अभी तो नहीं है पर अपन भाई इनको कहाँ देखो कैसे माध्यम तक पहुंचते हैं उसको करते हैं ना। बारंबारता बंटन, इसमें लिखना प्रेक्षणों को प्रेक्षणों को प्रेक्षणों को उनकी बारंबारताओं के साथ सारणी में दर्शाना बारंबारता बंटन कहलाता है। सारणी में दर्शाना क्या कहलाता है? बारंबारता बंटन कहलाता है। लिख लिया? अगली लाइन में लिखना इन बारंबारताओं को मिलान चिन्ह द्वारा सारणी में लिखा जाता है। मिलान चिन्ह द्वारा सारणी में लिखा जाता है। ये ऐसे सारणी बना लो। अब इधर सुनो, आपके एक तो 40 है, 40 के बाद कौन सा नंबर? 41 है, और फिर कौन सा? 43 है, और 45 है ना। ये क्या है? फ्रैक्शन है। 40 कितनी बार है? 2 बार। तो मिलान चिन्ह आपने कक्षा छोटी क्लास में पढ़ा है ना, 40 कितनी बार है? 2 बार। तो फिर इससे 40 के लिए मिलान चिन्ह कितना हो जाएगा? 1 और 2। अगर 5 बार होता तो तुम्हें याद है ना, 1 2 3 4, 4 और 5 बार होता है तो फिर इस प्रकार काटते हैं। याद है ना ये चिन्ह, मिलान चिन्ह वाला? ठीक है ना, मैंने ज्यादा आंकड़े नहीं लिया, अभी ज्यादा लेता तो फिर वो अपने आप 5 हो जाते हैं, पर बस छोटी चीज इसे समझ रहे हैं अपन। तो 40 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 ले लिए। ये कितनी बार है? 2, तो 2 लिख दिए। 41 कितनी बार है? 1 बार। 43 कितनी बार है? 1 बार। और 45? 1 बार। ये 1 मतलब ये मिलान चिन्ह है ना, और ये इनका नंबर है, संख्या है। ठीक है, अब इनका बारंबारताओं का योग 2 3 4 5 कितना आया? 5। अब ये चिन्ह क्या है इसको अभी आगे समझेंगे। ये है समीशन बोलते हैं इसको, और इसका मतलब क्या होता है? योग करना। क्या करना? योग करना। किनका योग करना? FI का। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? FI, यानी आपने योग किया है, किसका किया है? FI का। अब FI क्या है? ये रहा, मतलब FI ये बारंबारता है, यानी बारंबारताओं का क्या किया आपने? योग। तो योग किया आपने FI का, समीशन ऑफ FI, इसको बोलने का थे समीशन ऑफ FI बराबर कितना? 5, यानी बारंबारताओं का योग कितना? 5, हिंदी में बोले तो समीशन ऑफ FI इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इस प्रकार सारणी उतार लो। ये उतार लिया ना। अब अगले इसी सारणी के जस्ट नीचे लिखना बारंबारता बंटन 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होती है असतत, इसको ये भी बोल सकते हैं अवर्गीकृत, ठीक है ना, या फिर क्या बोल सकते हैं? अखंडित।
बारंबारता बंटन। ठीक है। और दूसरी होती है, ये तो क्या थी, असतत, अवर्गीकृत या फिर अखंडित। ठीक है। फिर एक होती है कौन सी, सतत। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, वर्गीकृत, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, खंडित। देखो ये कोई सा भी नाम आ सकता है, खंडित, बारंबारता बंटन। ठीक है। तो असतत, अवर्गीकृत या अखंडित ये नाम आ सकता है, या फिर सतत, वर्गीकृत, खंडित, बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन दो प्रकार की, एक तो असतत और एक सतत। ठीक है। या फिर यूं बोलो, एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत। ठीक है। इस प्रकार दो प्रकार की होती है बारंबारता बंटन। ये लिख लिया क्या? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम तो सीधा ये, तुम बस ये मतलब ये बारंबारता को यहाँ लिख लो। अरे तुम्हें ये खाली नहीं छोड़ना था। 2 1 1 ये लो। ठीक है ना, ऐसे उतारना, तो बीच में खाली तुम्हें नहीं, ये उतार लिया ना। अभी तो सुनो, अगला टॉपिक डालो, सतत, वर्गीकृत, अखंडित बारंबारता बंटन। सतत, वर्गीकृत, अखंडित बारंबारता बंटन। डाला ये। अब देखो, ये थोड़े अपने प्रेक्षण क्या है, जो अपने फर्स्ट सवाल से प्रेक्षण ये ले रहे हैं, ये थोड़ा छोटा सा मामला है, तो एक अगला क्वेश्चन करके डालो, अलग क्वेश्चन लेते हैं ना इसको समझने के लिए। क्या है, अपने पास जो प्रेक्षण है वो बहुत कम है, इस वजह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना। क्वेश्चन लिखना, किसी कक्षा में, क्वेश्चन करके लिख लेना, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्न है। ठीक है। 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक क्या है, निम्न है। 36 से 30 39 42 49 47 31 40 45 और 46। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गए। तो अब इसके लिए क्या बनानी होगी अपन को, जो सारणी है, जो देखो ये क्वेश्चन है, अपना टॉपिक क्या था, सॉरी, टॉपिक क्या था, सतत, यही था। या फिर यूं कहूं कि वर्गीकृत, या फिर यूं कहूं कौन सा, खंडित, यही था, खंडित बारंबारता सारणी। तो इस प्रकार की सारणी में देखो कैसी सारणी आती है, साथ के साथ बना लेना बोले तो। सुनो, इसमें क्या आता है, जैसे वर्ग अंतराल, क्या आता है, वर्ग अंतराल किससे प्रदर्शित, XI से। ठीक है। वहां पे उसमें क्या था, सीधा प्रेक्षण था। यहाँ पे क्या आएगा, वर्ग अंतराल। इधर सुनो, मतलब इस प्रकार की सारणी, 30 से कितना ले लूं मैं, 35। ठीक है। फिर 35 से कितना ले लूं, 40। और जो 40 है, इससे कितना ले लूं मैं, 45। 46 भी है, तो फिर 45 से कितना ले लो, 50। यहाँ लिखना बारंबारता,
बारंबारता, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? FI से। अजय बात समझ में। अब इधर सुनो, मेरे को 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45 और 45 से 50 के बीच में जो नंबर्स हैं वो बताओ तुम कितने हैं? हाँ देखो 30 से 35 के बीच में एक ही है, 31 ही आएगा। अरे 31 ही है ना, ठीक है। फिर आगे देखते हैं 35 से 40 के बीच में कौन कौन से? एक तो ये है रहा, ठीक है, 1 2 और कहाँ पे ये रहती है शुरुआत के 3 है, ठीक है। किसमें आ जाएंगे ये? 35 से 40 के बीच। आ जाएगी बात समझ में भाई? 30 से 35 के बीच में कितना आंकड़ा है? ओनली 31। ये बारंबारता है मतलब, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? 35 से 40 के बीच में जो प्रेक्षण है वो कितनी बार आ रहे हैं, या ये वो नंबर कितनी बार है इस अपने इस प्रेक्षण में? तो देखो 35 से 40 के बीच में जो संख्या है, ये संख्याएं इसमें कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है, 36, 37 और 39, ठीक है ना। तो ये भी इसी के बीच का आंकड़ा है ये, तो ये कितनी बार आ गया? 3 बार, ठीक है। अब 40 से 45, अब 40 से 45 एक 40 से 45 तो 42 आ जाएगा, फिर 40 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम सोचोगे कि अभी इस चीज को मैं तुम्हें क्लियर करूंगा। इधर सुनो, ये जो 40 है, इस चीज को आगे जो अगली अपना अपना टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा कि असतत अवर्गीकृत बारंबारता बंटन। ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो अपवर्जी, एक समावेशी। कितने प्रकार की? समावेश। तो उसमें क्या होता है कि ये यहाँ पे क्या लिखा? 30 से 35। क्या लिखा? 30 से 35। अब जो अगला वर्ग अंतराल प्रारंभ हुआ, ये किससे हुआ? ये खत्म कहाँ हुआ था? 35 में। फिर ये अगला वाला प्रारंभ भी किस पे हुआ? 35 से ही प्रारंभ हुआ। अजय बात समझ में? 35 से ही प्रारंभ, ये फिर 40 पे खत्म हुआ, अगला वाला किससे प्रारंभ हुआ? वापिस 40 से प्रारंभ हुआ। ये 45 पे खत्म हुआ, अगला वाला प्रारंभ किस पे हुआ? 45 पे। अजय बात समझ में? अब इसमें आंकड़े कौन से आते हैं वो भी मैं बता दूंगा, पर जैसे दूसरी वाली आएगी, अब वो दूसरी कैसे आती है वो सुनो। वो कैसे बनती है? 30 से कितना लिखा आपने? 35। कितना लिखा? 35। जो अगला वर्ग अंतराल है वो 35 से स्टार्ट ना होके किससे स्टार्ट होगा? 36 से। 36 से कितना? 40। फिर अगला वाला स्टार्ट किससे होगा? 41। यहाँ 40 यही तक आएगा, फिर ये किससे आ जाए? 41 से 45। आ जाए बात समझे? फिर ये कितना होगा? 46 से 50। आ जाए बात समझे? फिर ये अगला वाला अगर देखें तो वो 51 से लेके 55, इस प्रकार। तो इसमें 35 में खत्म हुआ, कहाँ स्टार्ट हुआ? 36 से। तो ये जो सतत बारंबारता बंटन है, ये भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इसमें एक प्रकार का तो ये है और एक प्रकार की ये। अब इसमें आंकड़े कौन से लिखते हैं? इधर सुनो, यहाँ है 30 से 35। अगर इस सारणी में, यहाँ आपको नंबर लिखना है, अगर इसमें कहीं पे 35 है, सर इसमें इस सारणी में अगर कहीं पे 35 होता तो इस 35 को हम काउंट कहाँ करते? यहाँ करते या यहाँ करते? क्योंकि 35 यहाँ भी दिख रहा है हमें, 35 यहाँ भी दिख रहा है। इस 35 को काउंट कहाँ करते? तो 35 काउंट होगा इस जगह। कहाँ काउंट होगा? इस जगह। तो फिर सर इस जगह क्या काउंट होगा? तो इस जगह काउंट होगा आपके 34.9 तक की जो वैल्यू है, 34.9 तक की जो वैल्यू है वो तो इस जगह काउंट हो जाएगी। और जैसे ही वो 34 पॉइंट है, यानी एक 35 होने में 0.1 ही कम हो रहा है, तो जैसे ही वो 35 होगा वो काउंट कहाँ होगा? या आ जाए बात समझ में? तो ये देखो इसमें 40 था, वो 40 काउंट कहाँ होगा? इस जगह। आ जाए बात समझ में? ठीक है। और अब जैसे यहाँ 45 है, अगर 44.9 होता तो यहाँ काउंट होता, और जैसे 45 हो जाएगा वो काउंट कहाँ होगा? यहाँ पर। आ जाएगी बात समझ में? और अगर इस सारणी की बात करें तो यहाँ पर 35 यही काउंट होगा। 35 कहाँ काउंट होगा? इस जगह काउंट होगा। 35 इस जगह काउंट होगा, और जैसे 36 आएगा वो काउंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। आ जाएगी बात समझ में? तो इस प्रकार ये अलग सारणी है। तो तुम्हें कहाँ तक उतारना है? ये इसमें कोई आंकड़ा नहीं था, ये भी नहीं था आपके। तुम ये बता रहे थे मेरे को 45 से 50 के बीच में कितने नंबर है? 3। कितने नंबर है? 3। कितने? सही बताओ ना कितना? काउंट ही कर लेना। 45 कहाँ रहा? एक रहा, ये रहा, 4 ही बचे ना। 1 2 3 और 4, ठीक है। 1 2
3 और 4। अरे 45 भी किसमें आएगा, इसमें। ठीक है, तो कितने हैं, 4। अब इनका योग करोगे ना तो कितना, कितने कक्षा में कितने विद्यार्थी थे 10। तो ये कितने हैं, 10। 10 नंबर, 10 व्यक्तियों का आंकड़ा ये, तो फिर ये भी 10 ही व्यक्ति होने चाहिए ना। 12 बारताओं का योग कितना होना चाहिए, 10। तो आ रहा है नहीं आ रहा 4 2 6 6 और 3 9 और 1 10। तो समीशन ऑफ FI कितना आ गया, 10। यानी कुल कितने विद्यार्थी थे, वो 10। ठीक है, ये उतारो, फिर आगे कर। यहां तक उतार लिया ना। अब अपन को क्या करना है, इसी सारणी में जो अलग अलग चीजें हैं, क्या वर्ग है, वर्ग चिन्ह है, क्या निम्न सीमा है, क्या उच्च सीमा है, क्या वर्ग अंतराल है, ये सारी चीजें इसी में सीखेंगे। तो अपना जो फर्स्ट, इस सारणी के नीचे जो अपना फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, वर्ग। अब वर्ग कौन सा लिख लो तुम, वर्ग ले लो 30 से 35। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो वर्ग, फिर ऐसे कर लो 30 से 35, फिर उसके जस्ट नीचे लिखना निम्न सीमा। निम्न सीमा क्या होती है वो मैं लिखवाऊंगा। पहले वर्ग लिखो, 30 से 35 लिखो, फिर टॉपिक अगली लाइन में लिखो निम्न सीमा। वर्ग, वर्ग के आगे लिखो 30 से 35। अभी वर्ग कोई सा भी हो सकता है, 35 से 40 हो सकता है, पर अभी अपन इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो 30 से 35, फिर यहाँ टॉपिक में रहेगा निम्न सीमा। इसमें लिखो, निम्न सीमा में लिखना किसी वर्ग की, किसी वर्ग की छोटी संख्या, किसी वर्ग की छोटी संख्या या प्रारंभिक सीमा, प्रारंभिक सीमा, किसी वर्ग की छोटी संख्या या प्रारंभिक सीमा ही क्या होगी उस वर्ग के लिए, निम्न सीमा। प्रारंभिक सीमा लिख लिया यहां तक, छोटी संख्या या प्रारंभिक सीमा लिख लिया यहां तक। अब अगली लाइन में डालो उच्च सीमा। इसमें लिखो उच्च सीमा। इसमें लिखना किसी वर्ग की, किसी वर्ग की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या या अंतिम सीमा, या अंतिम सीमा, अंतिम सीमा लिख लिया। तो ये बताओ इस वर्ग के लिए निम्न सीमा कितनी है, 30 है ना। अरे क्यों मतलब डर रहे हो इसमें, इस वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो गई, 30। लिखो है ना, निम्न सीमा क्या होगी, किसी वर्ग के लिए प्रारंभिक संख्या या फिर छोटी वाली संख्या, वो उस वर्ग की क्या हो जाएगी, निम्न सीमा। आगे अपन सवाल करेंगे, वहां आएगा किसी वर्ग की निम्न सीमा ये है, उच्च सीमा ये है। मैं वर्ग ले लूं कि तुमसे कहूं कि वर्ग 40 से 45। अब मेरे को बताओ वर्ग 40 से 45 में उच्च सीमा क्या है, 45। उच्च सीमा क्या है, 45। निम्न सीमा क्या है, 40। मैं तुमसे कहूं कि वर्ग 35 से 40 में निम्न सीमा क्या है, 35। 35 से 40 में निम्न सीमा क्या है, 35। अगर मैं वर्ग 30 से 35 की बात कर रहा हूँ तो निम्न सीमा क्या है, 30। उच्च सीमा क्या होगी, 35। अच्छा ये बात सुने, यानी किसी भी वर्ग के लिए निम्न सीमा तो आगे वाली यानी छोटी संख्या, और उच्च सीमा क्या होगी, बड़ी सीमा जो बड़ी वाली संख्या। अच्छा ये बात समझ में। ये था वर्ग। अगला टॉपिक डालो वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल लिखो। इसमें लिखना, इसमें किसी वर्ग में, वर्ग अंतराल में लिखना किसी वर्ग में उच्च सीमा, उच्च सीमा व निम्न सीमा, उच्च सीमा व निम्न सीमा
ये सीमा वो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाली सीमा नहीं है ना, ये यहाँ वाली सीमा लिख लिया। निम्न सीमा का अंतर, उच्च सीमा व निम्न सीमा का अंतर, सीमा का अंतर वर्ग अंतराल कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग अंतराल कहलाता है। और कोई सीमा होगी ना, उसको बहुत हिचकी आ रही होगी, भाई हमें कितनी बार याद कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है, यहाँ वाली सीमा लगे। तो इधर सुनो, वर्ग अंतराल कहलाता है, यानी इधर सुनो, वर्ग अंतराल क्या होगा? किसी वर्ग के लिए, वर्ग अंतराल क्या आएगा? किसी वर्ग के लिए उच्च सीमा और निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही क्या हो जाएगा? उसका वर्ग अंतराल। यानी वर्ग अंतराल कैसे आएगा? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। आधी बात समझ में? उच्च सीमा कितनी है? 35, और निम्न सीमा कितनी है? 30, तो वर्ग अंतराल कितना आ गया? 5। आधी बात समझ में? अगर कहीं पे वर्ग अंतराल ऐसे है, कितना? 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार वर्ग है, ठीक है ना, इस प्रकार वर्ग है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो फिर इस समय आपसे पूछा जाए कि वर्ग अंतराल क्या होगा, तो फिर 30 में से किसको घटा दोगे? 20 को, या फिर 20 में से किसको घटा दोगे? 10 को। वर्ग अंतराल कितना आएगा आपके वहां पर? 10। इस जगह वर्ग अंतराल कितना होगा? 10। बाकी इस जगह वर्ग अंतराल कितना है? 5। वर्ग अंतराल कैसे निकाल रहे हो? कोई भी वर्ग है, उसमें से उच्च सीमा में से निम्न सीमा आप घटा दोगे, तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही उस वर्ग की क्या होगा? वर्ग अंतर। अजय बात समझ में? ये वर्ग थे, ये उच्च निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, और इनका डिफरेंस क्या होता है? वर्ग अंतर। अजय बात समझ में? अब अगला टॉपिक डालना, वर्ग चिन्ह। थर्ड, वर्ग चिन्ह, इसको इंपोर्टेंट करना, वर्ग चिन्ह को, इसको पूछ लिया जाता है। वर्ग चिन्ह, इसका सूत्र पूछ लिया जाता है, मतलब परिभाषा तो नहीं, सूत्र पूछ लेते हैं। वर्ग चिन्ह इंपोर्टेंट कर लेना इसको, वर्ग चिन्ह को। तुम्हारे वैसे इन नंबर एक आध नंबर में भी पूछ लेते हैं, कोई भी वर्ग देता है, पूछ लेता है वो कि वर्ग अंतराल क्या है। खालिस्तान में पूछा होगा, नरद्वाज में नहीं पूछा क्या? अभी उच्च सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है, ठीक है ना। भले तुम्हें यूं लग रहा हो कि बोरिंग सा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, पर ये यहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह, इसमें लिखना, वर्ग चिन्ह में लिखना, किसी वर्ग का, किसी वर्ग का किसी वर्ग का वर्ग का वर्ग चिन्ह, किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु, यानी इस वर्ग चिन्ह को दूसरा नाम क्या है? मध्य बिंदु। क्या नाम है इसका दूसरा अगर बोले तो? मध्य बिंदु। किसी वर्ग का वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु वह संख्या या प्रेक्षण होता है, वह संख्या या प्रेक्षण होता है जो वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रेक्षणों, वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रेक्षणों का प्रतिनिधित्व समझ गए ना। जैसे कोई कैप्टन होता है, वो अपनी टीम का क्या करता है? प्रतिनिधित्व, उसको देख रेख करने वाला, कुल मिला के उसको लीड करता है, लीड करने वाला, तो प्रतिनिधित्व करता है। यानी वर्ग चिन्ह क्या होगा? यानी किसी वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा? उसका, यानी एक ऐसा
प्रेक्षण या ऐसा संख्या मान, ऐसा मान जो उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रेक्षणों को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो वर्ग चिन्ह देखो कैसे निकलता है, उच्च सीमा, अरे वानी, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, ऐसे सूत्र करके लिखना, नीचे जहां आपने परिभाषा लिखी ना उसके नीचे सूत्र करके लिखना, वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यानी उच्च सीमा व निम्न सीमा दोनों को जोड़कर किसका भाग दे दो, 2 का। तो फिर इससे कौन सा बिंदु आएगा, मतलब कौन सा प्रेक्षण आएगा, एकदम मध्य का मान आएगा। कौन सा मान आएगा, मध्य मान आएगा। इधर सुनो कैसे, उच्च सीमा कितनी है आपके 35, निम्न सीमा कितनी है 30 बटे 2, तो कितना आया 65 बटे 2, और इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ रहा है 32.5। अब आप कहोगे सर 32.5 आ तो गया, पर ये कैसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये 30 और 35 के मध्य का बिल्कुल सेंटर का मान है। तुम देख लो बोले 30 और 35 के बिल्कुल मध्य का मान है। ये इधर 32 से इधर पीछे की ओर आने वाली सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करेगा, और 32 के बाद आने वाली सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व करेगा। कैसे, तुम्हें यहाँ समझ नहीं आ रहा, यहाँ देख लो तुम तो, ये वर्ग अंतराल कितना है, मतलब वर्ग क्या है 10 से 20। अब 10 से 20 में तुमसे कहूं कि इस वर्ग के लिए वर्ग चिन्ह निकालो, इस वर्ग के लिए क्या निकालो, वर्ग चिन्ह। तो कैसे निकालोगे, 10 फिर 20, मतलब 10 प्लस 20 बटे 2, तो कितना आएगा 30 बटे 2। आया कि नहीं आया, तो ये कितना आया 15। अब ये 15 एक ऐसा मान है जो 10 और 20 के बिल्कुल क्या है, बीच में आता है। 15 एक ऐसा मान है जो 10 और 20 के बिल्कुल क्या आता है, बीच में, यानी 15। अब बीच वाला व्यक्ति ही तो प्रतिनिधित्व कर सकता है, यानी आगे वाली उसके पीछे वाली संख्याओं का भी प्रतिनिधित्व करेगा, और उसके आगे वाली संख्याओं का भी क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व। तो वर्ग चिन्ह उस वर्ग में आने वाली सभी प्रेक्षणों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व। तुम्हें इससे मतलब नहीं है प्रतिनिधित्व करता है वगैरह, तुम्हें तो बस अगर कहीं पे बोल दे, कोई वर्ग दे दे, तो आपसे बोला जाए कि वर्ग चिन्ह क्या है या इस वर्ग का मध्य बिंदु क्या है, तो आप निकाल लोगे ना। कैसे, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, ये सूत्र याद रखना है तुम्हें। किसका है ये, वर्ग चिन्ह का। ये चीज उतार ली क्या तुमने, उतार ली नहीं ये यहाँ तक उतारने के बाद, अब यहाँ तक उतार लिया ना, अगली लाइन में स्टार करके लिखना, वर्गीकृत, ये सारी बातें जो भी छोटे छोटे शब्द थे ना, ये सारे हो गए कंप्लीट। अब अगली लाइन में लिखना, वर्गीकृत बारंबारता, वर्गीकृत बारंबारता 2 प्रकार की होती है। वर्गीकृत बारंबारता 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, यानी वर्गीकृत बारंबारता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। इसमें पहला लिखो अपवर्जी, कौन सी, अपवर्जी बारंबारता। अपवर्जी बारंबारता, देखो इधर सुनो, अपन ने सबसे पहले पढ़ा था बारंबारता, ठीक है। फिर बारंबारता के बाद बारंबारता किस पे है, बारंबारता बंटन पे आए, आगे होगी समझ में। बारंबारता बंटन के बाद अपन ने वहां से देखा कि बारंबारता बंटन कितने प्रकार की, 2 प्रकार। एक तो कैसी, असतती, असतती, फिर दूसरी कैसी थी, सतत, ठीक है। असतत का नाम ही क्या था, अवर्गीकृत, यही था। अब असतत में क्या था, मान 40 था, 45 था, 46, इस प्रकार प्रेक्षण थे, ठीक नहीं थे। 40 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 लिख दो। 45 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। इस प्रकार की जो सारणी थी वो कैसी थी, असतत। फिर उसके बाद अपन आए सतत पे। अब सतत कैसी होती है, इस प्रकार 30 से 35, ठीक है ना, 30 से 35, यानी ये कैसी है, वर्गीकृत, वर्ग बांट दिए इसमें, 35 से 40,
40 से 45, ये कौन सी हो गई वर्गी। अब इस वर्गीकृत में भी मैंने फिर दो कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार। तो कौन सा है, एक तो पहला कौन सा है, अपवर्जी। कौन सा है, अपवर्जी। अब इसका दूसरा प्रकार होता है, पहले अपवर्जी के बारे में आगे लिख लो कि अपवर्जी कौन सी है। तो अभी तक जो आपने सारणी पढ़ी है, ये वाली जो सारणी पढ़ी है, ये सारणी कौन सी सारणी है, अपवर्जी। तो बस इसमें सीधा सा आगे लिख लो, उपरोक्त पढ़ी हुई सारणी, उपरोक्त पढ़ी हुई सारणी उपरोक्त पढ़ी हुई सारणी अपवर्जी बारंबारता, अपवर्जी बारंबारता अपवर्जी बारंबारता उपरोक्त पढ़ी हुई सारणी अपवर्जी बारंबारता, उपरोक्त पढ़ी हुई सारणी अपवर्जी बारंबारता बंटन है। बंटन मतलब सारणी है ना, अपवर्जी बारंबारता सारणी है या अपवर्जी बारंबारता बंटन है। आ जाए बात समझ में। तो फिर दूसरा क्या है, दूसरी कौन सी होती है, ये होती है समावेशी। कौन सी होती है, समावेशी, समावेशी बारंबारता। इसमें टॉपिक डाल लो, बारंबारता, समावेशी बारंबारता, टॉपिक डालो समावेशी बारंबारता। अब समावेशी बारंबारता क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कैसी होती है, ये पता है क्या तुम्हें। अरे कैसी होती है समावेशी बारंबारता, समावेशी बारंबारता कैसी होती है, याद है क्या। इधर सुनो, 30 से कितना लिया, 35, 30 से कितना लिया, 35। अब अगला जो वर्ग अंतराल आएगा वो 35 से ना स्टार्ट हो गया, किससे होगा, 36 से 40, और फिर 41 से 45। आ जाए बात समझ में, 50, ठीक है। और ये आ जाएगा 51 से 55। आ जाए बात समझ में। तो अब इधर सुनो, समीशन ऑफ एफ आई, ये तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। पर ये बताओ मेरे को 30 से, अब मैंने वो डाटा तो मिटा दिया, तुम तुम्हारे देखिए बताओ 30 से 35 में कितना आएगा डाटा, एक आ रहा है, कितना आ रहा है, एक ही आएगा ना। फिर मेरे को बताओ 36 से 40 में कितना आंकड़ा आ रहा है, देखिए बताओ मेरे को जल्दी। 36 से 40 4 ही आ रहा है ना। और मेरे को बताओ 41 से 45 के बीच में कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। और 46 से 50 के बीच में कितना आ रहा है, 3 आ रहा होगा। अरे 30 से 35 के बीच में देख लो, तुम्हारे तो नहीं मिट रहा, एक है ना। और 36 से 40 के बीच में देखो, कहाँ पे थी, कहाँ पे, यहाँ पे 3 है। एक मिनट मेरे वर्ग इसमें देख लो ना मैं। अरे 40 भी इसमें आएगा, 4 आएगा ना, पागल हो क्या भाई तुम तो सही दे। अरे इधर सुनो, वो जो 40 है ना वो भी यहाँ जुड़ेगा, आगे के 36 37 और कुछ 35 वाला आंकड़ा आ रहा है, 3 तो वो, और 40 है वो भी यहाँ जुड़ेगा, तो ये कितना आएगा 4। 41 से 45 में कितना आएगा 2, और 46 से 50 में कितना आएगा 3। आ जाए बात समझ में। और फिर यही है ना सब, इससे 50, अब इधर सुनो 50 है ही नहीं, तो ये तो इसको लिखना तो को सीधा ये सीधी यहाँ लिख लो तुम। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना आ गया, 10, ये 10 ही आएगा, ठीक है ना। इसको हटा दो, उतारो इसको, ये उतार लिया ना। अब इधर सुनो, जो तुमने अब तक मैंने पढ़ा है, और ये जो पढ़ा है ना, ये अब तक का जो मैटर थे, ये कक्षा 9 का था। कौन सा था, कक्षा 9 का। जो आपकी किताब में है वो तो मैटर ही अब आएगा। तो इन सब के बाद अब है मेन टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो आगे पूरे अध्याय में चलेगा,
टॉपिक डालो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसको रिवीजन करवाने जा सकता है क्या, पढ़ा हुआ, ठीक है ना। टॉपिक डालो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। इसमें पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में माध्य क्या है, बहुलक क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। अब कौन होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, क्या होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो इसमें लिखना केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में लिखना वर्गीकृत या अवर्गीकृत, वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ों के, वर्गीकृत या अवर्गीकृत आंकड़ों के कुछ संख्यात्मक मान जो सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व, सभी आंकड़ों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। अब ये कौन कौन से माप हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। पहला है माध्य, दूसरा है माध्यक, और तीसरा है बहुलक। माध्यक और बहुलक, ये क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। यानी आप जो भी इस अध्याय में अब आगे पढ़ोगे, क्या माध्य, अब माध्य भी खुद एक तो प्रत्यक्ष विधि होता है, माध्य भी आगे कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष विधि होती है, प्रत्यक्ष रूप से निकालना। एक होती है कल्पित माध्य विधि, कौन सी विधि, कल्पित माध्य, इसको भी पढ़ेंगे अपन। एक होती है पग विचलन विधि, एक ही होती है। तो इन तीनों को पढ़ेंगे, फिर इनको पढ़ने के बाद किसको पढ़ेंगे, माध्य को, फिर इसको पढ़ने के बाद किसको पढ़ेंगे, बहुलक को। तो टॉपिक डालो माध्य, ओब्लिक करके, माध्य के ओब्लिक करके क्या डाल दोगे, औसत। जो कक्षा 7 में आपने पढ़ा था औसत, वही चीज है औसत। माध्य ओब्लिक करके क्या लिखना, औसत, ठीक है। हाँ इधर सुना, अब तक जो तुमने पढ़ा था उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक जो भी मैंने क्लास में पहले पढ़ाया। अब से अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो पूछ लेना तो आज की कौन सी चीज क्यों आई, ठीक है ना। वैसे मैं सारा डिटेल्स में बताऊंगा। माध्य, इसमें लिखना किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों का माध्य, किन्हीं दिए गए प्रेक्षणों का माध्य दिए गए प्रेक्षणों का माध्य दिए गए प्रेक्षणों के योग, दिए गए प्रेक्षणों के योग में प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने पर
प्रेक्षणों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त संख्यात्मक मान, प्राप्त संख्यात्मक मान, प्राप्त संख्यात्मक मान होता है। मतलब माध्य क्या होता है कि कोई भी प्रेक्षण है, कोई भी प्रेक्षण दिए हुए हैं तो उन प्रेक्षणों का योग बटा उसमें किसका भाग दे दो आप, वो कितने प्रेक्षण, प्रेक्षणों की संख्या के बराबर उसमें क्या दे दो, भाग दे दो। आपके क्या आ जाएगा, संख्यात्मक जो मान आएगा वही क्या होता है, माध्य होता है। ठीक है, तो माध्य का सूत्र लिख लो, माध्य बराबर, इधर सुनना, इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स बार से। किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स बार से। तो इसका सूत्र लिखना, प्रेक्षणों, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, अब इधर सुनो, इससे संबंधित देखो कुछ एक सवाल है जो भी तुम्हारे जस्ट एग्जाम हाफ ईयरली में तुम देख के आए। एक क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया ना, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो एक, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक, किसी कक्षा के 5 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 4, 5, 7, 2, 6 है, तो लिख लिया, 4, 5, 7, 2, 6 है, तो हो गए नहीं 5, हाँ है, तो विद्यार्थियों के माध्य ओब्लिक करके औसत प्राप्तांक ज्ञात करो। कर लोगे क्या, कैसे करोगे, माध्य एक्स बार बराबर क्या करोगे आप, वही प्रेक्षणों का करो, इसको देखें सवाल को, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, यही सूत्र आएगा। प्रेक्षण क्या है, 4, 5, 7, 2 व 6, इनको क्या करोगे, जोड़ोगे। अब भाग किसका जाएगा, प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, प्रेक्षण 1, 2, 3, 4, 5, तो किसका भाग जाएगा, 5 का। जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, माध्य। जोड़ो, देखिए कितना आ रहा है इनका मान, 24 आ रहा होगा, 24/5, भाग दोगे तो कितना आएगा, 4.8, 4.8। ठीक है, तो इन प्रेक्षणों का यानी उस क्लास के विद्यार्थियों का जो प्राप्तांक है औसत माध्य वो कितना है, 4.8 है। ठीक है, अब इधर सुनो, मैं तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को घर से करना। ठीक है ना, फिर आज की क्लास ये खत्म करते हैं। फिर इसके बाद कल जो पढ़ेंगे ना अपन, कि जो आपकी किताब में माध्य का सूत्र है एक्स बार बराबर वो समीशन FI XI अपॉन में समीशन FI, ये कैसे आया, कि क्या सूत्र है, इसको कल डिटेल से पढ़ेंगे। परंतु आज इस जो भी तक मैंने पढ़ा है इस सूत्र के माध्यम से मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, उन सवालों को घर से करके लाना, लिखना। 2 सवाल लिखो,
लिखना, पहला क्वेश्चन लिखो, 1 से 10 तक जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी इन सवालों को करना ना। 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। कर लोगे ना सवाल को? अरे कर लोगे? चलो मेरे को ये बताओ, तुम करोगे कि नहीं करे, पहले ये बताओ मेरे को। जो एक है, ये एक, ये भाज्य है या अभाज्य? हाँ, दोनों को है ना। और फिर यार 2 क्या है ये? अच्छा ये बात सुनिए, फिर तो कर लोगे तुम। ठीक है, 1 से 10 तक अभाज्य संख्या का क्या ज्ञात करो? माध्य ज्ञात करो। ये पहला सवाल। एक और सवाल लिखो। ठीक है, पहला सवाल, एक और सवाल लिखो। गणित विषय में प्राप्तांक, गणित विषय में प्राप्तांक 4, 7, 7, 3, 4, 7, 7, 3, 4, 7 x प्लस 1, 6 है। तो बार देख लो, 4, 7, 7, 3, 4, 7 x प्लस 1, 6 है, 6 है। इन प्राप्तांकों का माध्य, इन प्राप्तांकों का माध्य 10 है। इनका माध्य कितना है? 10 है, 10 है। तो इन प्राप्तांकों का माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात करो। इन प्राप्तांकों का माध्य 10 है, तो किसका मान ज्ञात करो? x का मान ज्ञात करो। आ जाएगी बात समझ में? तो वो एक तो वो वाला सवाल, एक ये वाला सवाल करना, और फिर आज के लिए इतना ही काफी है। कल मिलते हैं ना।